जो आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र है, तो एग्जैक्टली यही बात है। इसी भाव भंगिमा में लालू प्रसाद यादव कहते थे मेरे खिलाफ षड्यंत्र, एग्जैक्टली यही जयललिता कहती थी मेरे बारे में मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तीसरा आपने कहा पैसे उनके अकाउंट में तो पैसा रहा नहीं है कि जो आदमी आईआरएस ऑफिसर रहा हो वो इतना तो बचकाना नहीं हो सकता कि जो उसने पैसा कुछ किया भी होगा वो अपने अकाउंट में रखेगा। और मैं तीसरा पॉइंट कहना चाहता हूं, जो आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र है, मैं अंजना जी कहता हूं जाके देखिए उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। एग्जैक्टली यही वाक्य इसी भाव भंगिमा में लालू प्रसाद यादव कहते थे मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, एग्जैक्टली यही जयललिता कहती थी मेरे बारे में मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित होने के बावजूद यही एग्जैक्टली यही आरोप लगाते थे शिबू सोरेन कि मैं तो सीधा साधा ट्राइबल आदमी, मेरे पीछे पड़ गए 1 करोड़ रुपए के लिए, और दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर देता, उसका कुछ नहीं होता। तो आज ये सिर्फ भ्रष्टाचार में आरोपी नहीं हुए, भाषा शैली शब्द वही होने लगे जो दूसरों के लिए होते थे। तीसरी आपत्तिजनक बात आपने कही कि ऐसी नौकरी में थे जिसमें पैसा बना सकते थे, मतलब सारे आईआरएस ऑफिसर जो हैं वो क्या पैसा बनाने के लिए नौकरी करते हैं? इस पे आईआरएस एसोसिएशन आपत्ति भी दर्ज कर चुकी है। तीसरा आपने कहा पैसे उनके अकाउंट में तो पैसा रहा नहीं, तो हर आदमी ये समझता है कि जो आदमी आईआरएस ऑफिसर रहा हो वो इतना तो बचकाना नहीं हो सकता कि जो उसने पैसा कुछ किया भी होगा वो अपने अकाउंट में रखेगा। तो कोई अपने अकाउंट में नहीं है, यह बात उचित नहीं लगती। देखिए, उनको संभवतः जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानकर अवॉइड करने का प्रयास किया। प्रियंका जी, सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल को भी निर्देश देने का। मैं कोट करके कह रहा हूं, 1994 एसआर बोम्मई केस, जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई, सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा निर्देश दिया कि राज्यपाल नहीं तय करेंगे किसको बहुमत है, सदन के पटल पर ही निर्णय लेना होगा। और एसआर बोम्मई केस में लिखा है किसकी मेजॉरिटी है या नहीं, ये किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नर या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अब आइए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। 22 फरवरी 1998 उत्तर प्रदेश में, जब आज हमारी पार्टी में जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस और विपक्षी दलों के समर्थन से शपथ दिलाई गई थी और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सीधा निर्देश था हाई कोर्ट का, दोनों में से कोई मुख्यमंत्री अगले 48 घंटे तक कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई साइन नहीं करेगा। और सीधा निर्देश उत्तर प्रदेश विधानसभा को था, सत्र बुलाया जाएगा और एक ही एजेंडा होगा, बहुमत साबित करना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैंने 2 उदाहरण देख के दिया। तो इस प्रकार से यह बात कहना कि साहब सर्वोच्च न्यायालय दे नहीं सकता, दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। भाजपा ने जितनी बाधाएं डाली है ना एलजी के थ्रू, अंजना जी, जो काम हम 5 साल में कर सकते थे उनको करने में 8 साल लग गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए। मतलब पहले तो ये खरीद फरोख्त और फाइलों पे बैठ जाते थे, ऐसी हरकतें करते थे। इस बार तो इन्होंने सर्विसेज भी स्नैच की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, वो सब भी किया जो आप जानती हैं। पर हम जनता का कोई काम नहीं रुकने देंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी है। पर मेरे को आपको बताना है कि सुधांशु जी कितने चतुर है शब्दों के साथ। देखिए, उन्होंने आपको फिर झूठ परोसा, मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आईएएस एसोसिएशन को मेरे पीछे आना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा बोला। पर खुद बोले कि आईआरएस अफसर इतना चतुर होता है कि अगर उसने करप्शन किया होगा तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखा होगा। ये सुधांशु जी के शब्द थे। दूसरी बात सुनिए सुधांशु जी की, कहते हैं कि कोर्ट कभी भी डायरेक्शन दे सकता है, उपराज्यपाल और राज्यपाल को बोम्मई केस में दी थी और कहा था कि सिर्फ फ्लोर टेस्ट कराओ, ये कराओ। देखिए, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविजन इंटरप्रेट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये नहीं कहा था। और ये मैं बहुत अथॉरिटी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह ही नहीं सकता कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फाइलें साइन करना अलाउड नहीं है या अपना काम करना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो कंडीशंस, पुरानी कंडीशंस रिवाइव भी हुई, उसमें भी एक जस्टिस भूयन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये कंडीशंस गलत है। षड्यंत्र कर दिया, इन्होंने भी कहा था षड्यंत्र कर दिया। हम तो कह ही रहे थे सर, क्योंकि हमें सच पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोते ने कहा, आपके तोते ने काम किया, आपकी साजिश थी कि जब ईडी केस में बेल मिल गई तो सीबीआई द्वारा अरेस्ट कराया, जो केस 2 साल से चल रहा था पहले। आपने साजिश की है, आपने अपने कार्यालय में ये पूरा घोटाला लिखा जहां पे आपको 54 की रिकवरी नहीं हुई, जहां पे पीएम मोदी बोले कुछ नहीं मिला, आपने हम पे तोहमत लगाई। यही वजह है कि जब आप एक ईमानदार इंसान पे, आपने जो नाम गिनाए ना सर, उनमें से किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्तीफा दे दे जब उनके ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जाए और जनता के बीच में गए जाए और बोले कि
कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। आप मुझे देश में एक मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने ऐसा किया हो। क्योंकि हम ईमानदार है और कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे, इसलिए हम में ये हिम्मत है। सुधांशु जी, अब आप शब्द मत घुमाइएगा दोबारा, आपके सारे झूठ मैं यहाँ पे बता दूंगी। सुधांशु जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर आशुतोष जी आ रही। मैं बोलूं या पहले सुधांशु जी जवाब दे दे, उसके बाद आ रही। देखिए, हाँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का के मैंने जजमेंट्स कोट किए प्रियंका जी को, कोई बात मैंने हवा में नहीं बोली और कैटेगोरिकल जजमेंट। तो दूसरा मैं कह दूं, इन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री बताइए, तो याद करिए जिस समय जयललिता को जेल भेजा गया था तो पनीर सेल्वम बने थे और वो बगल की कुर्सी पे बैठते थे और जेब में जयललिता की फोटो रख के, इनको पता होगा आशुतोष जी को, और इतना हनक थी कि जयललिता का फोन आता था तो मंत्री लोग खड़े होकर बात करते थे। उन्होंने कहा देखो हम जीत के आएंगे, आए थे। फिर करुणानिधि भी ऐसे ही आए थे। मायावती ने ये आरोप लगाया था कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ है और 2007 में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत के आई थी। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सर, सुप्रीम वही कोर्ट ने कर कहा रहे आपने षड्यंत्र किया हैं है। जो पहले उन्होंने किया था। इसे कहते हैं राजयोग के साथ राजरोग आता है, राजयोग के साथ राजरोग भी आता है, और वो रोग इतनी जल्दी आ जाएगा आम आदमी पार्टी को। मुझे लगता है इस पे आशुतोष जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस रोग के संक्रमण को बहुत निकटता से देखा होगा प्रारंभिक स्थिति में। बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा चेहरा है जो चैलेंज करेगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल हम बताते हैं। देखिए, पहली बात जो आशुतोष जी ने बात कही, वो उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और टेक्निकल पॉइंट कहा। मैं उस पॉइंट का समर्थन करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एक बड़ा सेंसिटिव ग्रे एरिया कहती है इनकी पार्टी हमारे यहाँ लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी तो डिफाइंड है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी तो डिफाइंड है, यानी विधायक दल और संसदीय दल डिफाइंड है। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ही नहीं है, और इसका भयंकर दुरुपयोग भारत के राजनीतिक दलों ने 70 साल में किया है। अब हाई कमान कल्चर क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूं। हाई कमान, जो आशुतोष जी ने ठीक कहा, 30 वर्षों से वो देख रहे हैं, 30-35 वर्षों से हाई कमान कल्चर ये होता है कि अगर 40 साल पहले राजीव गांधी हाई कमान थे तो आज राहुल गांधी हाई कमान है। 40 साल पहले याद कर दीजिए, अटल जी और अडवाणी जी थे। 90 के दशक के शुरू में जब आपने कहा तो डॉक्टर जोशी अध्यक्ष थे और अडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद फिर 2000 के दशक में अटल जी अडवाणी जी थे। 2010 में जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, उस समय तो मोदी जी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी नहीं थे। बाद में वो 2013 मेंबर बने, साथ में भी रहे थे वो। तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी और राजनाथ जी हाई कमान थे। फिर 2010 में मोदी जी आए, तब मोदी जी, राजनाथ जी हाई कमान हो गए। तो जिसको आप हाई कमान कह रहे हैं, वो हाई कमान हमारे यहाँ नहीं होता, शीर्ष नेतृत्व होता है, जो समय समय पर योग्य नेताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी को नेतृत्व देता है। हाई कमान वो होता है कि नई नवेली पार्टी है, जब से बनी तब से केजरीवाल जी हाई कमान है। 1990 से समाजवादी पार्टी बनी है तो मुलायम सिंह का परिवार हाई कमान है। लालू जी की पार्टी बनी है तो उनका परिवार हाई कमान है। सवाल क्या है कि और जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता का फैसला ही मेरी ईमानदारी या बेईमानी पर मैंडेट होगा, इसलिए चुनाव बड़ा है। अगर चुनाव बड़ा है तो उनके लिए भी है, आपके लिए भी। व्यवस्था तो इतनी आपके बदल पास जाती क्या है, तरीका है? तो पिछली बार आपने देखा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद किस तरह की सीटों के साथ अंजना जी, आज की अंजना जी, तो मानवीय बात, हमारी स्थिति अलग है। अंजना जी, ये बचकाना और शातिराना तर्क है। मैं देश के दर्शकों से कहूंगा, देखो भाई, सुषमा स्वराज जी से लेके और डॉक्टर हर्षवर्धन तक। भ्रष्टाचार का आरोप लग के जयललिता दोबारा सत्ता में आई, भ्रष्टाचार का आरोप लग के करुणानिधि दोबारा सत्ता में आए। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस के बाद मायावती को स्पष्ट बहुमत मिला, समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लालू यादव जेल जाने के बाद दोबारा आए, तो फिर काहे कहते थे बेईमान है? काहे कहते थे बेईमान है भाई? जनता का तो प्रचंड बहुमत उन्हें मिल चुका था। ये उस समय कैसे चीख चीख के कहते थे सारी संसद चोर है, सब बेईमान है, ये आदमी इतना, वो तो सब बहुमत पा। और आज मैंने कहा ना, वही भाषा पे आ गए, वही भाषा पे आ गए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ईमानदार हूं। यही तो मायावती, लालू, जयललिता, करुणानिधि सब यही कहते थे। तो जिसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। आज सारे भ्रष्ट नेता भारत की राजनीति के केजरीवाल जी के लिए यही कह रहे होंगे।